नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श यादव और मैं पल्लवी त्रिवेदी। आज स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में आज हर जगह आजादी मिलने की खुशी मनाई जा रही। इसी मौके पर आज हम एक खास कहानी लेकर आए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल तक राज किया और किन वजहों से हमारे देश पर कब्जा करने में कामयाब रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तब दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत हुआ करती थी। वो दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उभर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहां तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत हुआ करती थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थी। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटकर ही संतुष्ट हो जाया करते थे। उसी दौरान व्यापारी रॉल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला, जिसके बाद 200 अफसरों के साथ भारत में व्यापार करने की योजना बनाई गई और जिसकी मंजूरी एलिजाबेथ ने दी। शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्रों में यात्रा करने के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंग ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हैकर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया। हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगाल पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली है। भारत में व्यापार की शुरुआत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय के मुगल बादशाह की अनुमति के साथ साथ सहयोग भी करने की जरूरत थी। कई सालों तक मुगल शासकों को लुभाने की कोशिश नाकाम रही। 3 साल तक लगातार कोशिशों के बाद सर थॉमस रो को इसे सफलता मिली। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह को खरीदने तथा बेचने के लिए जगहों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। बदले में यूरोपीय उत्पादों को भारत को देने का वादा किया गया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस समय ब्रिटेन में बनता ही क्या था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत की सूत, तेल, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते थे। विदेशों में उन्हें महंगे दामों में बेचते और खूब मुनाफा कमाते थे। फिर आया वो समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। 1670 जब ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने की उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश सेना के सशस्त्र बलों ने पहले भारत की पुर्तगाली, डच और फीसदी प्रतिनिधियों का मुकाबला किया और अधिकांश युद्ध जीते। धीरे धीरे उसने बंगाल के तटीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के निदेशक सर चाइल्ड से शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी उन्हें और अन्य मामलों में परेशान करते हैं। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के घमंड ने उन्हें युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। मुगल बादशाह की सेना बेतैयार थी, इसलिए युद्ध में मुगलों की जीत हुई। ब्रिटिश सैनिकों को मुगल सेना ने मक्खियों की तरह मारा। बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने नष्ट कर दिए और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि सूरत के कारखानों को भी बंद कर दिया गया और मुंबई में भी उनका यही हाल किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीरों में जकड़कर पूरे शहरों में घुमाया गया और अपराधियों की तरह उन्हें अपमानित भी किया गया। इसके बाद कंपनी के पास माफी मांगने और अपने कारखानों को वापस पाने के लिए राजा के दरबार में भिखारियों की तरह उपस्थित होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ब्रिटिश सम्राट ने आधिकारिक रूप से हेनरी एवरी की निंदा की और मुगल बादशाह से माफी मांगी। औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में कंपनी को माफ कर दिया और व्यापार की इजाजत एक बार फिर से दे दी। जिसके बाद बंगाल में पोस्ते की खेती की गई और बिहार में अफीम का निर्माण करने के लिए कारखाने भी लगाए गए और इस अफीम को तस्करी के जरिए चीन पहुंचाने का प्लान तैयार किया गया। उस समय तक चीन में अफीम का बहुत कम उपयोग किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी एजेंटों के माध्यम से लोगों के बीच अफीम को बढ़ावा दिया। कंपनी ने अफीम के व्यापार से रेशम और चीनी के बर्तन भी खरीदे और खूब मुनाफा कमाया। जब चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की और चीन आने वाले अफीम को नष्ट भी किया,
तब चीन और ब्रिटेन के बीच कई बार युद्ध हुए, जिसमें चीन की हार हुई और ब्रिटेन ने अपमानजनक शर्तों पर चीन के साथ कई समझौते किए। फिर आया वो समय जब ब्रिटिशर्स ने साल 1707 में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू किया। कंपनी ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया। यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति के कारण युद्ध तकनीकी में भी वो दक्ष हो गए थे। यह छोटी लेकिन प्रभावी सेना थी, एक के बाद एक पुरानी तकनीकी लैस मुगलों, मराठों, सिखों और स्थानीय नवाबों की बड़ी सेनाओं को हराते चले गए। नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को आदेश भेजा कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार कलकत्ता में न करे। आदेश की अवहेलना के बाद नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया और ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ मिला लिया। मीर जाफर के मन में शासक बनने की इच्छा थी, जिसकी वजह से उसने नवाब से धोखा किया। 23 जून 1757 को प्लासी में कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। तोपों की अधिकता और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेज विजयी हुए और मीर जाफर को बंगाल का सिंहासन पर बैठा दिया गया। अंग्रेज जब मीर जाफर से मालगुजारी वसूलने लगे, इस प्रकार भारत में लूटपाट का युद्ध आरंभ हुआ। जब खजाना खाली होने लगा तो मीर जाफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए डच सेना की मदद ली। 1759 में और फिर 1764 में विजय के बाद कंपनी ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। नए नए करों का बोझ लादा और बंगाल का सामान सस्ते दामों में खरीद कर दूसरे देशों में महंगे दामों में बेचने लगे और धीरे धीरे पूरे देश में अपना सिक्का जमा लिया। और फिर शुरू हुआ अंग्रेजों का आतंक। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी। जहां व्यापार से लाभ की संभावना नहीं होती तो वहां सेना उसे संभव बना देती। कंपनी की सेना ने अगले 50 वर्षों में भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों की आय पर 66% कर लगा दिया गया, जो मुगल काल में 40% तक था। नमक सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी कर लगाया गया। इससे नमक की खपत आधी हो गई, जिसके बाद उद्योग के लिए मशहूर भारत कृषि पर निर्भर देश बन गया और गरीबी ने भारत को चपेट में ले लिया। उसी वर्ष ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने 2 जनवरी 1874 को एक अंक में लिखा, जिसने मानव जाति के इतिहास में एक ऐसा काम किया जैसा किसी और कंपनी ने नहीं किया और आने वाले सालों में कोई ऐसा करे इसकी संभावना भी नहीं है। अब अंग्रेजों का अत्याचार धीरे धीरे देश पर बढ़ने लगा था, तो देश में क्रांति की आवाजें भी उठने लगी। कई सालों के संघर्ष और कुर्बानी के बाद पूरे भारत देश में स्वतंत्रता का उदय देखा गया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की बेड़ियों से पूर्णतः भारत को आजादी मिली, जिसके बाद देश ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक वो समय था और एक आज का समय है। भारत एक विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। द यूपी खबर की टीम से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।